हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएम स्टडीज ऑनलाइन में। अब तक हम अपने पिछले 2 लेक्चरों में 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने 1 नंबर से 2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और जो दूसरा लेक्चर था, दूसरे लेक्चर में हमने 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, इसमें हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी पूरा सेट जो है हम अपना 3 लेक्चर के दौरान पढ़ते हैं। पहले लेक्चर में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कंप्लीट करते हैं। और जो दूसरा लेक्चर होता है, दूसरे लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और जो आज का हमारा तीसरा लेक्चर है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे सेट। आज हमारा इस लेक्चर में पूरा सेट फिनिश हो जाएगा। हम सेट पढ़ रहे हैं 346 FG। ठीक है, 340 FG और सेट नंबर है हमारा 4। तो चलिए देखते हैं। अब तक हमने अपने 4 खंड पूरे कर लिए थे। पूरे सेट में 5 खंड होते हैं। आज हमारा खंड है ये। खंड कौन सा है? ये। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें 6, इसमें लिखा है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को लिखिए। यानी विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम बताने हैं। और इसी के साथ ये परिपथ दिया है और इस परिपथ में दिया है आपको एक सेल दिया है E1 जो 10 वोल्ट की है, दूसरी सेल दिया है E2 वो भी 10 वोल्ट की है। ठीक है, और एक R1 प्रतिरोध दिया है जो कितने का है, 10 ओम का, और R2 प्रतिरोध दिया है, ये भी कितने का है, 10 ओम का। तो इसमें हमें क्या बताना है परिपथ में, इसमें लिखा है दर्शाए गए उपयुक्त परिपथ में प्रति एक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। यानी जो R1 है इसमें भी हमें विद्युत धारा बताना है कितनी होगी, और जो R2 है इसमें भी हमें विद्युत धारा बताना है कितनी होगी। ठीक है, ये चीज़ और बतानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम कौन कौन से होते हैं। पहला नियम है हमारा प्रथम नियम। जो किरचॉफ है, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। ठीक है, पहला नियम इसको लिखते हैं प्रथम नियम, या इसका जो नाम है वो होता है संधि नियम। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है संधि नियम क्या है। ठीक है, तो संधि नियम किरचॉफ के पहले नियम को ही बोलते हैं। तो इस नियम में देखिए क्या लिखा है, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी ये मान लीजिए चित्र दिखाया गया है इसमें, बहुत अच्छा है। इसमें देखिए एक संधि है, ये परिपथ की एक संधि है, इस पर आकर के मिल रही है अलग अलग दिशाओं से वैद्युत धारा आकर के मिल रही है। वैद्युत धारा आई आपकी I1 वैद्युत धारा, ये I2 है, और ये I3 है, और ये I4 जा रही है, और I5 जा रही है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा एक पॉइंट है ये वो, अब यदि हम इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो समस्त वैद्युत धाराओं का योग इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, 0। तो इसे लिखते हैं हम सिग्मा I बराबर 0। यानी किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0। अर्थात सिग्मा I बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। यानी जो संधि की ओर आ रही है उसे हम पॉजिटिव चिन्ह से लेंगे, और जो संधि से दूर जा रही है उसे नेगेटिव चिन्ह से लेंगे। यानी इसमें जो चित्र आपको दिखाया गया है, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आपको 5 वैद्युत धाराएं दिखाई दे रही है जो पॉइंट ओ पर आकर के मिल रही है। ठीक है, इसमें से जो वैद्युत I1 धारा है, वैद्युत I2 धारा है और वैद्युत I3 जो धारा है, ये तीनों की दिशा पॉइंट ओ की ओर है। यानी इसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। साफ साफ लिखा है ना कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लिखते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। यानी हम ऋणात्मक किसे लेंगे, I4 को, और I5 को ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाता है हमारा नियम। यानी हम क्या लिखेंगे, समस्त धाराओं का योग, यानी I1 + I2 + I3, और I4 कैसे लेंगे, माइनस की, और I5 कैसे लेंगे, माइनस की। ठीक है, क्योंकि ये वैद्युत धाराएं संधि से दूर जा रही थी, बराबर किसकी होगी, 0 की। तो अब ये जो दोनों माइनस की है, माइनस को हम इधर ले जाए तो कैसे हो जाएगी, प्लस की। तो यानी हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा I1 + I2 + I3 बराबर I4 + I5। ये है हमारा पहला नियम किरचॉफ का। इसके बाद देखते हैं दूसरा नियम, द्वितीय नियम, या इसी को बोलते हैं लूप का नियम। ठीक है, पेपर में लूप के नियम से पूछा जाता है, किरचॉफ का लूप का नियम लिखिए। तो किरचॉफ का जो लूप का नियम है वही क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो इस नियम में देखिए क्या लिखा है, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात इसे क्या लिखते हैं, सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। यानी कोई वैद्युत परिपथ है,
उस वैद्युत परिपथ के जितने भी खंड है, जितने भी बंद पास है या लूप है, उनके अंदर जो बहने वाली वैद्युत धारा है और उनके संगत जो प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, प्रतिरोध का मतलब क्या है, वैद्युत धारा और जो हमारा प्रतिरोध है, इन दोनों का गुणनफल कर दिया और इसका बीजगणितीय योग जो होता है उस पास में लगने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये होता है हमारा दूसरा नियम किरचॉफ का। अब जो हमें क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये हमें ऐसा परिपथ दिया था, उसमें जो हमारी सेल थी E1 वो 10 वोल्ट की थी और E2 हमारी 10 वोल्ट की थी, ठीक है। R1 प्रतिरोध कितने का था, 10 ओम का, और R2 भी कितने का था, 10 ओम का। तो हमें क्या करना था, जो आपका R1 प्रतिरोध था और जो R2 प्रतिरोध था, इनमें वैद्युत धाराएं निकालनी थी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या माना, जो सेल है आपकी सेल E1, इससे जो वैद्युत धारा चली वो मान ली हमने क्या, I1, ठीक है। और जो सेल E2 है, इससे जो वैद्युत धारा चली वो मान ली हमने I2, ठीक है। अब जो आपको पता है जो वैद्युत धारा चलती है, वैद्युत धारा हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर चलती है, यानी पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर, यानी वैद्युत धारा इस तरीके से चलेगी और इसमें वैद्युत धारा इस तरीके से चलेगी और दोनों वैद्युत धाराएं इस वाले जंक्शन पर आकर के आपस में मिल जाएगी, ठीक है। तो यानी ये जो हमारा भुजा होगी, इस वाले भुजा में कौन सी वैद्युत धारा होगी, I1 + I2, यानी जो आपका R1 प्रतिरोध है इसमें कौन सी धारा होगी, I1 + I2, ठीक है। अब जो I1 वैद्युत धारा है उसे अपने पॉजिटिव से निकल करके अपनी सेल के नेगेटिव तक पहुंचना है, तो वो अपने सेल के नेगेटिव तक इस तरीके से चली जाएगी। यानी अब इस वाले भुजा में कौन सी धारा होगी, यहाँ पर I1, ठीक है। और जो I2 वैद्युत धारा थी वो अपनी सेल के पॉजिटिव से निकल करके अपनी सेल के नेगेटिव सिरे तक पहुंचेगी, तो यानी I2 धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी। तो I2 धारा किस में को होकर जाएगी, प्रतिरोध R2 में को I2 धारा होकर के जाएगी, ठीक है भाई। तो यानी R2 में कौन सी वैद्युत धारा होगी, I2, और R1 में कौन सी होगी, I1 + I2। तो यानी यदि हम I1 + I2 और I2 को अलग अलग निकाल ले तो ये क्या हो जाएगी, हमारे प्रतिरोध R1 में वैद्युत धारा और ये क्या हो जाएगी, प्रतिरोध R2 में वैद्युत धारा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के नियम से पहले देखिए इसमें हमारे पास दिखाई दे रहे हैं आपको, पास कौन से पास है, इसमें 2 पास दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए हमने क्या माना, पास है आपका ABCD। तो ABCD कौन सा, ABCD A, यानी ये पूरा जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स में हमें देखना है कि कितना प्रतिरोध है और कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है, सिग्मा IR = सिग्मा E, ठीक है। इसमें कितना प्रतिरोध है, R2, और धारा कितनी है, I2, ठीक है, बराबर। इसमें 2 सेल है, एक सेल ये है E1, एक सेल ये है E2, ठीक है। और दोनों कैसी जुड़ी है, समांतर क्रम में जुड़ी है, यानी इसका पॉजिटिव सिरा इसकी ओर, इसका पॉजिटिव सिरा इसकी ओर। तो हम क्या करेंगे, E1 - E2, ठीक है, E1 - E2 कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखिए क्या करें, R2 का वैल्यू 10, I2 का वैल्यू हमें निकालना था 10 - 10, ठीक है। 10 - 10 कितना बचेगा, 0। तो इधर क्या होगा, 10 × I2 = 0, ठीक है। तो यदि आपको I2 निकालना है तो 10 से क्या कर देंगे, 0 को डिवाइड कर देंगे। तो यदि 0 को आप किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी अब आपको पता चल गया जो I2 का वैल्यू है वो कितना होगा, 0। यानी R2 जो आपका प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध में कौन सी वैद्युत धारा बह रही है, I2। तो I2 का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो यानी R2 प्रतिरोध में कितनी धारा होगी, 0 होगी। अब हम इसी प्रकार पास, कौन सा पास देखते हैं भाई, पास है हमारा AEFGA, AEFGA वाला पास देखते हैं। कहाँ है पास, AEFGA, ये है भाई पास A, E, यहाँ पर है F और यहाँ पर है G और ये है A, यानी ये वाला पास देखेंगे छोटा सा। अब इस पास में देखते हैं हम अपना किरचॉफ का नियम लगा करके। तो देखिए इस पास में प्रतिरोध कितना है, R1, और धारा कितनी है, I1 + I2, ठीक है। और बैटरी कितनी जुड़ी है, 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। तो इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया अपना, R1 × धारा कितनी थी, I1 + I2 = E1, क्योंकि एक ही सेल जुड़ा था, ठीक है भाई। तो 10, R1 का वैल्यू 10 था, I1 का वैल्यू नहीं पता था, I2 का वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना आया था, 0, और बराबर 10, ठीक है। इसकी हम अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10I1, यानी 10I1 = 10। 10 से 10 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा, 1। यानी हमारी वैद्युत धारा आ गई, I1 कितना आ गया, 1। अब हमें देखना है R1 प्रतिरोध में वैद्युत धारा कितनी है। R1 प्रतिरोध में वैद्युत धारा कौन सी थी, I1 + I2। तो आपकी I1 कितनी आई है, 1, और I2 कितनी आई है, 0। तो दोनों को जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 1 एम्पियर वैद्युत धारा। यानी R1 प्रतिरोध में कितनी वैद्युत धारा है, 1 एम्पियर की है, और R2 प्रतिरोध में कितनी वैद्युत धारा है, वो कितनी है, I2 कितना आया था, 0। तो ये दोनों आंसर ही हमसे पूछा था कि प्रतिरोध R1 में वैद्युत धारा बताइए और प्रतिरोध R2 में वैद्युत धारा बताइए, ठीक है। तो R1 में वैद्युत धारा कितनी होगी,
1 एम्पियर और R2 में कितनी होगी 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठे का अथवा। इसमें लिखा है धारामापी एमीटर एवं वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध अधिकतम तथा किसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है। यानी आपको बताना किसका प्रतिरोध धारामापी एमीटर और वोल्ट मीटर में से अधिक होता है और किसका प्रतिरोध इन तीनों में से कम होता है। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन में दिया है, आपको ये परिपथ दिया है। इसमें पूछा है दर्शाए गए उपरोक्त परिपथ में वोल्ट मीटर 50 ओम प्रतिरोध के आर पार 18 वोल्ट पड़ता है। यानी जो वोल्ट मीटर लगाया गया है, ये जो वोल्ट मीटर है, इस प्रतिरोध के आर पार कितना पड़ रहा है 18 वोल्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का खुद का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, हमें वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताना है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो आपका एमीटर है और जो धारामापी है और जो वोल्ट मीटर, इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होता है और किसका प्रतिरोध कम होता है। तो देखिए, यह है आपका धारामापी के द्वारा बनाया गया एमीटर। यानी यदि आप धारामापी के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध, जिसको क्या बोलते हैं शंट, जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है पूरा आपका एमीटर। यदि आप धारामापी के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हो तो क्या बन जाता है वोल्ट मीटर। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध भी कैसे जोड़ते हैं, उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। यदि आपको एक आदर्श वोल्ट मीटर बनाना है तो आदर्श वोल्ट मीटर बनाने के लिए प्रतिरोध वोल्ट मीटर का कितना होना चाहिए, अनंत। ठीक है, यदि आपको एक आदर्श एमीटर बनाना है तो आदर्श एमीटर बनाने के लिए उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, कुंडली का होना चाहिए लगभग नगण्य, यानी 0। ठीक है, तो अब आप देखिए, मान लिया हमने धारामापी का प्रतिरोध हमारा 10 ओम था। ठीक है, और हमने उसके साथ क्या करा, 10 ओम हमारा प्रतिरोध था, हमने उसके साथ क्या करा, एक समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया। जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं तो हमेशा टोटल प्रतिरोध समांतर क्रम में जब हम तुल्य निकालते हैं कम आता है। ठीक है, और यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो अधिक आता है। ठीक है, अब मान लिया हमने यहाँ पे तो 10 जोड़ दिया और इसके श्रेणी क्रम में छोटा सा प्रतिरोध जोड़ते हैं। छोटा सा प्रतिरोध कितना जोड़ दिया हमने, मान लिया 2 ओम का जोड़ दिया। तो चलिए निकाल के देखते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम में कितना होता है 1/R बराबर क्या होता है 1/10 लिखेंगे, 1/10 यानी 1/10 प्लस 1 कितना जोड़ा है 2, तो ऐसे कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, और ऊपर कितना होगा 1 + 5। ठीक है, तो यानी आप क्या आ जाएगा यहाँ से आपका वैल्यू 6/10, यानी R बराबर कितना आ जाएगा 10/6। यानी पहले जो धारामापी थी, पहले धारामापी का खुद का प्रतिरोध कितना था 10, अब कितना हो गया, जब हमने उसके समांतर क्रम में 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया तब कितना हो गया 10/6, यानी घट गया। यानी एमीटर का प्रतिरोध क्या हो गया भाई, पहले से घट गया। अब हमने इसमें क्या करा था, यदि वोल्ट मीटर बनाना था तो वोल्ट मीटर में हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना था, और श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं बहुत उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम कैसा होता है, श्रेणी क्रम होता है आपका R बराबर R1 + R2। यानी जितना भी आपका प्रतिरोध था वो था आपका जो धारामापी का बनना था हमने 10, और आपने उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया, मान लिया आपने कितना जोड़ दिया लगभग 1000, तो कितना हो जाएगा 1010। ठीक है, 1010 हो जाएगा। तो यानी अब आप देखिए खुद, यानी यदि आप वोल्ट मीटर बनाते हो धारामापी से तो प्रतिरोध बढ़ता है, यदि आप एमीटर बनाते हो तो प्रतिरोध घटता है। ठीक है, तो यानी सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा एमीटर का, उससे ज़्यादा किसका होगा धारामापी का, खुद का धारामापी का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, और फिर सबसे ज़्यादा किसका होगा वोल्ट मीटर का। तो आपको ध्यान रखना है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और धारामापी का उससे कम, और सबसे कम किसका होता है एमीटर का प्रतिरोध होता है। यही पूछा था हमसे किसका प्रतिरोध अधिक होता है और किसका प्रतिरोध कम होता है। तो अधिक किसका होता है वोल्ट मीटर का और कम किसका होता है एमीटर का, और जो दोनों के बीच का प्रतिरोध होता है वो किसका होता है धारामापी का। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है कि यदि आप धारामापी से एमीटर बनाते हो तो जो शंट है, जो आपने प्रतिरोध जोड़ा है समांतर क्रम में, उसका वैल्यू कितना होता है। समांतर क्रम में हमने ये वाला प्रतिरोध जोड़ा है, ये वाला प्रतिरोध जोड़ा है समांतर क्रम में, तो कभी कभी पूछ लेते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू इस प्रकार इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इसका वैल्यू इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं इसी का जो क्वेश्चन दिया था उसका हल। क्वेश्चन आपको इस प्रकार का दे रखा था कि यहाँ पे एक 30 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी थी। ठीक है, एक 50 ओम का प्रतिरोध है, जिसे हमने क्या मान लिया R2। एक 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर भी था, 1 मिनट चेक करते हैं 2 ओम था, कितना था यहाँ पर 24 ओम। ये कितने का है 24 ओम का प्रतिरोध था। ठीक है, इसे यहाँ पे करेक्ट करते हैं, कितने का था ये 24 ओम का यहाँ पर प्रतिरोध था। ठीक है, जिसे हमने क्या मान लिया R1। और हमें कहा गया था जो 50 ओम है, 50 ओम के सिरों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा है। ठीक है, जो कितना मापता है 18 वोल्ट मापता है। ठीक है,
तो हमें क्या ज्ञात करना था, ये जो वोल्ट मीटर है इसका खुद का प्रतिरोध कितना होगा, यानी R3 हमने इसे मान लिया, खुद का प्रतिरोध क्या मान लिया हमने इसका वोल्ट मीटर का R3, जो कि हमें निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसमें भी किरचॉफ का नियम लगा दिया। किरचॉफ का नियम देखिए कैसे लगाया, पास ABEFA, देखिए कहाँ पर है ABEFA, यानी ये वाला पास लिया। पास कौन सा लिया भाई, हमने ये वाला पास लिया है, ये वाला। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक प्रतिरोध 50 ओम का है, एक प्रतिरोध 24 ओम का है। कितना था ये, 24 ओम का एक प्रतिरोध है और एक ओम 50 ओम का है। ठीक है, एक प्रतिरोध 50 ओम का है, एक प्रतिरोध 24 ओम का है। तो अब जो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, वैद्युत धारा प्रवाहित किस वजह से होगी, इस बैटरी की वजह से होगी, और बैटरी की पॉजिटिव सिरे से। जो आपका चित्र में बड़ा सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा सिरा होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वैद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी और इस तरीके से प्रवाहित होती हुई अपना इस प्रतिरोध में से निकल के अपने नेगेटिव सिरे की ओर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अपने नेगेटिव सिरे की ओर जाना है बैटरी से पॉजिटिव सिरे से निकलने के बाद। ठीक है भाई, तो हमने पास में लगा दिया ABEFA, यानी ये वाला जो पास है जिस पे मैंने गुलाबी लाइन से एक किया है। ठीक है, वही है हमारा पास। तो किरचॉफ का नियम क्या था, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध कितना था आपका 24, और इसमें धारा कितनी है I, तो लिख दिया 24I बराबर। अब देखो यहाँ पर आपको वोल्टेज पता है, यानी कितना वोल्ट है यहाँ पर 30, सॉरी यहाँ पर है 18, यहाँ पर कितना वोल्ट है, यहाँ पे आपका जो ये जो प्रतिरोध है 50 ओम का, यहाँ पे कितना आपका है वोल्टेज 18, और यहाँ पर कितना है 30 वोल्ट। तो आप क्या करेंगे 30 माइनस 18, क्यों घटा रहे 30 माइनस 18, इसलिए घटा रहे क्योंकि यहाँ पर एक समांतर क्रम में क्या लिखा है आपका वोल्ट मीटर भी लगा है। और जब समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा होगा इसका मतलब क्या होगा, समांतर वाली चीज़ों को हम घटाते हैं। ठीक है, श्रेणी वाली चीज़ों को हम जोड़ते हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार। तो हमने क्या करा यहाँ पर 30 माइनस 18, ठीक है, बराबर कितना बचेगा 12, और इधर कितना आया था 24I। तो आपने क्या करा यहाँ से वैद्युत धारा का वैल्यू निकाल लिया। तो कितना कर दिया 12/24 बराबर कितना आ गया 1/2, यानी आपको वैद्युत धारा पता चल गई। जो आपकी बैटरी यानी जो बैटरी लगी थी वो कितनी वैद्युत धारा भेज रही होगी, वैद्युत धारा भेज रही होगी 1/2 एम्पियर की वैद्युत धारा भेज रही होगी। ठीक है, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है, अब हमको पता चल गया है कि आपका ये जो प्रतिरोध है 50 ओम का जो प्रतिरोध है, 50 ओम के प्रतिरोध में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। भाई 50 ओम के प्रतिरोध में वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही होगी, इस I के बराबर, और ये कितना आया है, ये आया आपका 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर वैद्युत धारा पता चल गया, इसके सिरों के बीच क्या है वोल्टेज 18 वोल्ट, ये भी पता चल गया। खुद का इसका प्रतिरोध कितना है 50 ओम, ये भी पता चल गया। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो प्रतिरोध है R2 और ये जो प्रतिरोध है R3, इनका आपस में समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल करके देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर, हमने करा यहाँ पर R2 व R3 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, उसे हमने क्या मान लिया RBE। RBE क्यों माना, क्योंकि ये जो प्रतिरोध है आपका, ये प्रतिरोध किस किस के सिरों के बीच लगा है, ये प्रतिरोध लगा है B और E के सिरों के बीच, क्योंकि यहीं पर तो आपका वोल्टेज जुड़ा है। ठीक है, तो टोटल प्रतिरोध जब आप समांतर क्रम में निकालोगे एक पूरी लाइन बन जाएगी, ये वाली पूरी की पूरी लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो समांतर क्रम में यदि हमें निकालना है तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो वो हमने क्या मान लिया BE। ठीक है, चलिए देखते हैं RBE बराबर क्या होगा 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R2 हमारे पास था 50 ओम। ठीक है, 1/R3 हमें निकालना था। अब हमें RBE भी नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे RBE बराबर VBE/I, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ओम का नियम V बराबर IR। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है 18 वोल्ट, ये हमें पता है। हमने धारा निकाल ली, कितनी आई थी वैद्युत धारा 0.5 एम्पियर। अब जो टोटल प्रतिरोध होगा वो हमें निकालना है, तो वो कितना है हमारा RBE के बराबर। तो हम क्या कर देंगे, इस I को बेस में ले जाएंगे, तो कितना था VBE/I। ये कितना था 18, ये कितना था 0.5। ठीक है भाई, हमने पॉइंट हटाया और 10 ऊपर ले गए, 5 से 10 को काट दिया 2 बार, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। तो अब हमें पता चल गया कि जो हमारा सिरा है BE उसके बीच में कितना टोटल प्रतिरोध जुड़ा होगा 36 का। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमें तुल्य प्रतिरोध पता चल गया समांतर क्रम में कितना होगा, जब हमने वोल्टेज जोड़ा होगा तब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 36, और R2 कितना था 50, R3 हमें निकालना था। ठीक है, तो हम इसे इधर ले गए, कैसा हो गया माइनस का हो गया, ऐसे ले लिया, ऐसे कितना आ जाएगा इनका 50 × 36,
और 50 इधर और 36 इधर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 36 और बटा में 50 गुणा 36, ठीक है। यदि आप 50 में से 36 घटाओगे तो कितना बचेगा 14 और बटा 50 गुणा 36, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा वैल्यू और ये नीचे आ जाएगा और R3 आपका एक तरफ हो जाएगा। यानी हमने क्या करा 50 गुणा 36 बटा 14। यदि आप इनको गुणा करके और यहाँ से डिवाइड करोगे 14 से तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 128.5 ओम। यही हमें निकालना था कि वोल्ट मीटर का खुद का प्रतिरोध कितना होगा। तो वोल्ट मीटर का खुद का प्रतिरोध कितना आएगा आपका, क्या जाएगा 128.5 ओम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। इसमें कहा है चुंबकीय क्षेत्र का फ्लास्क एक बंद चालकीय लूप में समय के साथ समीकरण फाई बराबर AT² प्लस BT प्लस C के अनुसार परिवर्तित होता है। A B C के मात्रक ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो A और B और C दिया है इनके मात्रक बताने हैं। इसमें का यदि A बराबर 0.3, B बराबर 0.6 और C बराबर 0.8 हो तो T बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना भी कीजिए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले समीकरण लिख लिया फाई बराबर AT² प्लस BT प्लस C, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर विमाओं की समांगता का सिद्धांत। तो विमाओं की समांगता का सिद्धांत क्या होता है, यहाँ पर सिद्धांत लिखना था, ठीक है। सिद्धांत से विमाओं की समांगता का सिद्धांत क्या होता है, यानी विमाओं की समांगता का सिद्धांत होता है वही भौतिक राशि जोड़ी या घटाई जा सकती है जिनकी विमाएँ आपस में बराबर, यानी फाई की विमा आपकी 80 की विमा के बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो 5 का मात्रक होगा फाई का वो भी आपका 80 के मात्रक के बराबर होना चाहिए। यानी हम क्या लिख सकते हैं 80² की विमा बराबर फाई की विमा। यानी यदि आपको किसकी विमा निकालनी है, A की विमा निकालनी है, तो आप क्या कर देंगे भाई फाई अपॉन T²। इसी प्रकार से हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, अर्थात A का मात्रक, अर्थात हम किसका मात्रक देखेंगे भाई, A का मात्रक बराबर फाई अपॉन T² का मात्रक। अब आपको पता है फाई क्या होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है वेबर, इसका मात्रक क्या होता है वेबर। और जो आपका समय है, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, और इसका क्या है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। यानी मात्रक आ गया आपका वेबर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार से हम अगले का देखेंगे। अगला क्या है हमारा B का मात्रक, यानी हमारा क्या आया था अगला फाई बराबर BT। यदि आपको यहाँ से B का मात्रक देखना है तो B का मात्रक कैसे निकलेगी, B का मात्रक बराबर फाई अपॉन T का मात्रक, ठीक है। और आपका फाई का मात्रक क्या था वेबर और T का मात्रक क्या है सेकंड, तो क्या बन गया इसका मात्रक वेबर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से हम C का मात्रक भी देखते हैं। फिर क्या बचता है तीसरा फाई बराबर C, यानी C का मात्रक बराबर फाई का मात्रक, और फाई का मात्रक क्या होता है वेबर, यानी क्या आ गया इसका मात्रक वेबर। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन कहा था, इसमें हमें A B और C का वैल्यू दिया था। A का वैल्यू दिया था 0.3, B का वैल्यू 0.6 और इसका वैल्यू दिया था हमें C का 0.8 और कहा था समय 2 सेकंड में हमें बताना है प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का, क्या होता है E बराबर d फाई अपॉन dt, E बराबर d फाई अपॉन dt, ठीक है। तो हमने लगा दिया, हमने फाई का वैल्यू रख दिया। फाई का वैल्यू कितना आया था हमें जो दे रखा था समीकरण में AT² प्लस BT प्लस C, ठीक है। हमने क्या करना है इसका अवकलन, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के बाद इसका वैल्यू क्या जाएगा, ये जो पावर है पावर आगे 280 प्लस B प्लस 0, ठीक है। इसका क्या आएगा अवकलन 0, ठीक है। तो 2 A का वैल्यू कितना था 0.3 और इंटू T का वैल्यू कितना था 2, B का वैल्यू कितना था 0.6। इनका आपस में गुना करेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 1.2 प्लस 0.6। इन्हें आपस में जोड़ देंगे 1.2 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा 1.8 वोल्ट। यही हमें निकालना था प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा 1.8 वोल्ट का। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7वें का अथवा। इसमें कहा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल से क्या तात्पर्य है, यानी वर्ग माध्य मूल वैल्यू से आप क्या समझते हैं। इसी के बाद लिखा है एक परिपथ की धारा का कुल समय के लिए I बराबर I0 T अपॉन टो दी गई है। T बराबर 0 से T बराबर टो तक के समय के लिए इसकी वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। यानी इसकी वर्ग माध्य मूल मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले देखते हैं हम वर्ग माध्य
मूलमान होता क्या है। इसमें देखिए क्या लिखा है परिभाषा इसकी। प्रत्यवर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान की वर्गमूल, ये लिखा, ठीक है। कैसे लिखते हैं इसे, धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल, यानी धारा है उसका वर्ग किया है यहाँ पे, ठीक है, उसका औसत मान लिया है बार लगा करके, उसका क्या कर दिया वर्गमूल, ठीक है। तो क्या बन गया, ये बन गया धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं, IRMS से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, IRMS से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान और वैल्यू देख लेते हैं। प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कितना होता है, इसे किससे लिखते हैं, IRMS बराबर क्या होता है, I0 और √1/2, ठीक है। अब ये जो √1 में 1 है इसे बाहर निकाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने का, तो कितना आ जाएगा, I0/√2 और √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, ठीक है। 1.414 को 1.4 जो होता है इसका वैल्यू 1.414 से यदि आप किसको डिवाइड करेंगे, I0 को, किसको डिवाइड करेंगे भाई, I0 को, तो आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.707 I0, ठीक है। ये वैल्यू बहुत बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया था वो करते हैं। हमें समीकरण दिया था I बराबर I0 T/τ, ठीक है। तो हमारा इसमें वर्ग माध्य मूलमान निकालना था हमने क्या करा इसका IRMS स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इस पूरा वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, समय t के सापेक्ष, यानी हमें समय औसत समय क्या लेना है, तो यानी शुरू में t बराबर कहा है, हमें t बराबर लेना था शुरू में 0 और फिर t बराबर बाद में लेना था हमें तो लिमिट बढ़ेगी हम 0 से τ तक, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर हमें समय अंतिम समय कितना लेना है, तो हम लिखेंगे, हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, IRMS बराबर I/dt/τ, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हमारा। तो हमने क्या करा, इधर भी स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर कर दिया, मैंने दोनों साइड में क्या कर दिया, स्क्वायर। यदि हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो अब देखिए क्या बन जाता है आपका I²dt/τ, ठीक है। तो ये टो क्या है, एक तो होता है आपका औसत समय, इसे हम क्या लिख लेंगे, बाहर रख लेंगे, लिख लिया 1/2। I का वैल्यू कितना था आपका, I का वैल्यू ये था आपका, यहाँ पर I का वैल्यू क्या आया था, I0 T/τ, इसकी जगह पर हमने लिख दिया I0 T/τ और इंटू क्या था dt, इसका क्या था स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया स्क्वायर, ठीक है भाई। स्क्वायर करने के बाद देखिए अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर इससे किया, इसका स्क्वायर इससे किया, अलग अलग दोनों का स्क्वायर कर दिया और टो को फिर से हमने बाहर लिख लिया। I0 क्या है आपका, I0 क्या है आपका, एक शिखर वैल्यू जो नहीं बदलता, ठीक है। शिखर वैल्यू का मतलब क्या है, यह एक वास्तव में नियतांक धारा का यह शिखर वैल्यू, ठीक है। इसे भी हम बाहर लिख लेंगे I0 स्क्वायर को, और जो टो स्क्वायर है इसे बाहर लिख लेंगे। एक टो पहले से ही था, टो स्क्वायर और आ रहा है तो कितना हो जाएगा, टो क्यूब, अंदर क्या बचा T² × dt, T² × dt का यदि हम क्या करेंगे समाकलन तो क्या आएगा T³/3 आएगा, T³/3 और जो इसकी पावर है इसमें 1 जोड़ देंगे और जो भी पावर बनेगी उसी से डिवाइड कर देंगे। तो पावर कितनी बनेगी, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। लिमिट कितनी थी, 0 से τ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट भर देंगे, लिमिट भर दिया हमने। एक बार t की जगह क्या लिखेंगे, टो, एक बार t की जगह क्या लिखेंगे 0, तो हमने t की जगह टो लिख दिया T³/3। यदि हम t की जगह 0 लिखेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा -0। लिमिट भरते कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाहर जैसा वैल्यू ऐसा कैसे रखा, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे टो³ से टो³ कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच जाएगा I0²/3, तो किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा IRMS² बराबर I0²/3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर इस पर इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ से जो I0² है ये तो एक बाहर आ जाएगा, बस रूट किस पे रह जाएगा 3 पे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा IRMS बराबर I0/√3। यही हमको बताना था इन दोनों में क्या संबंध होगा, ठीक है भाई। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। 6000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्णी प्रकाश वायु से कांच जिसका अपवर्तनांक है 1.5
की सतह पर आपतित होती है। इसके परावर्तित प्रकाश अपवर्तित प्रकाश में प्रति एक की तरंगदैर्ध्य, आवर्ती एवं चाल ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत क्या होता है। हाइगेंस ने पहले अपना एक सिद्धांत दिया था जिसमें उसने सुधार किए और सुधार करने के बाद एक नया सिद्धांत दिया जिसको हम बोलते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत। तो इसमें लिखा है प्रकाश संबंधी कई घटनाओं की व्याख्या करने के लिए हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में कुछ सुधार करते हुए एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत कहते हैं। इसकी निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। इसने 3 परिकल्पनाएं दी थी, तो देखते हैं कौन कौन सी दी थी। पहली है, जब किसी प्रकाश स्रोत से माध्यम में तरंगें उत्सर्जित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण माध्यम के भीतर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है। यानी वास्तव में जो इसका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट तरंगाग्र की ही परिभाषा है। ठीक है, पहले पॉइंट में आपने तरंगाग्र की ही परिभाषा लिखनी है। इसमें लिखा है जब किसी प्रकाश स्रोत से माध्यम में प्रकाश तरंगें निकलती है तो माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। यदि आपने किसी क्षण उस माध्यम के भीतर एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया तो उस काल्पनिक पृष्ठ पर स्थित जितने भी कण होंगे माध्यम के वे सब कंपन की समान कला में होंगे और ऐसे काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट है, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रति एक कण नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलने लगती है। इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। समांगी माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाएं उसी चाल से चलती है जिस चाल से प्राथमिक तरंगें चलती है। ठीक है, अब इन्होंने बताया जो आपका तरंगाग्र था, तरंगाग्र में आपने बताया था क्या, हमने काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया और काल्पनिक पृष्ठ खींचने पर उस पृष्ठ पर जितने भी पार्टिकल थे वे कैसे कर रहे थे, कंपन की समान कला में कंपन कर रहे थे। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में बताया ये जो पार्टिकल है वे भी ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे एक प्रकाश स्रोत हो और उनसे भी सभी दिशाओं में तरंगें निकलती है। ठीक है, और जो तरंगें निकली दूसरी बार निकली इसलिए उन्होंने बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, यदि आपका मीडियम पहले प्रकाश स्रोत से निकल रहा है जो प्रकाश तरंगे, यदि वही मीडियम है तो ये भी उसी चाल से गति करेगी द्वितीयक तरंगिकाएं जिससे पहले प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगी गति कर रही है। ठीक है, यही बात इसमें बताई गई है। अब देखिए तीसरा, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाया गया है चित्र में, ये है आपका मेन प्रकाश स्रोत। इससे तरंगे इस तरीके से निकल रही है। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पर एक काल्पनिक पृष्ठ ड्रॉ कर दिया। अब जो काल्पनिक पृष्ठ ये हमने ड्रॉ करा है इस पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब ये सारे यदि कंपन की समान कला में होगी तो इनसे भी तरंगिकाएं निकलेगी इस तरीके से चारों दिशाओं में। ठीक है, इससे भी तरंगिकाएं निकलेगी चारों दिशाओं में। हर एक पॉइंट से क्या होगा, तरंगिकाएं चारों दिशाओं में निकलेगी, फैलेगी। अब जो तरंगिकाएं निकली चारों दिशाओं में फैली है ये तरंगिकाएं कहलाती है द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, इन तरंगिकाओं को क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट भी कैसा कर रहा है, प्रकाश स्रोत की तरह ही व्यवहार कर रहा है नहीं कर रहा है, बताइए आप। ठीक है, तो यही दूसरे पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या बताया था, बस हमने प्रकाश स्रोत से जो तरंगें निकली है उससे माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और यदि आप यहाँ पर एक काल्पनिक पृष्ठ ड्रॉ कर दोगे तो ये काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाएगा, तरंगाग्र। ठीक है, अब जो तरंगाग्र है इसके हर एक पॉइंट पर जो कण थे जो कंपन कर रहे थे वे भी प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा और उनसे भी तरंगें निकलनी शुरू हो जाएगी। इन तरंगों को क्या बोलेंगे हम, द्वितीयक तरंगिकाएं। यदि इधर आपका वायु है और इधर भी आपका वायु ही रहेगा, एयर ही रहेगा, ठीक है, तो जितनी चाल से ये वाली तरंगी चल रही थी उतनी चाल से ये वाली तरंगी भी चलेगी। यही बात दूसरे पॉइंट में बताई गई थी। अब देखिए तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्शी पृष्ठ खींचे तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, नई स्थिति के बारे में बताएगा। यानी मान लीजिए ये जो तरंगें निकल रही, अब आपने यहाँ पर एक पृष्ठ खींच दिया, आपने यहाँ पर एक पृष्ठ खींच दिया तो ये पृष्ठ भी क्या करेगा कि नए तरंगाग्र की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये बात बताई गई थी हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में। अभी 2 प्रकार के आपको तरंगाग्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में आपको 2 प्रकार के तरंगाग्र दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपका गोलीय तरंगाग्र है और एक कौन सा आपका समतल तरंगाग्र। ठीक है, ये वाला आपका गोलीय तरंगाग्र है और ये वाला समतल तरंगाग्र है। ठीक है, इसके बाद इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया गया था। उसमें दिया गया था
जो वायु है, वायु में तरंग दैर्ध्य दिया गया था प्रकाश किरण की कितनी, 6000 एंगस्ट्रॉम। अब ये किस में एंटर कर रही थी, ये आपकी कांच के अंदर एंटर कर रही थी, ठीक है। कांच का पूर्णांक दिया था आपको 1.5, ठीक है। तो इसमें हमको बताना था परावर्तित प्रकाश के लिए और अपवर्तित प्रकाश के लिए। तो देखिए परावर्तित प्रकाश का मतलब क्या है, ये एक मान लीजिए कांच का गुटका है, प्रकाश आया टकरा करके वापस गया, इस घटना को बोलते हैं परावर्तन। जब प्रकाश आएगा आकर के टकरा करके वापस चला जाएगा तो जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस जाता है, यानी जितना तरंग दैर्ध्य इस वाली प्रकाश किरण की होगी उतना तरंग दैर्ध्य इस वाली प्रकाश किरण की भी होगी। तो तरंग दैर्ध्य तो आपकी इतनी होने वाली है परावर्तित प्रकाश के लिए 6000 एंगस्ट्रॉम ही, ठीक है। और आवर्ती देखते हैं, आवर्ती हमें यहाँ नहीं दिया गया था तो आवर्ती देखते हैं। आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है, यदि निर्वात के लिए हम देखें, क्योंकि प्रकाश किरण परावर्तन के लिए, परावर्तित किरण के लिए प्रकाश किरण इस तरीके से आई और इसी तरीके से चली गई, यानी माध्यम नहीं बदला। जब माध्यम नहीं बदला तो प्रकाश किरण कहाँ है, वायु में ही आई थी और वायु में ही टकरा करके वापस चली गई। तो यहाँ लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल बटा वायु में तरंग दैर्ध्य है। वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ और वायु में तरंग दैर्ध्य आपकी दे रखी है, इन्होंने कितना दे रखा है वायु में तरंग दैर्ध्य, 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है भाई। अब ये है 10⁻+3, यहाँ पर 6000 के गुना में लिखा है ना 3 0, तो ये कैसी है +3 और ये कैसी है -10। तो +3 -10 में से हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो कितना बचेगा -7, ठीक है भाई। अब हमने क्या करा यहाँ पर देखिए डिवाइड किया, तो डिवाइड कैसे किया, इससे पहले हम ऊपर ले गए, 8 7 कैसी हो जाएगी 15, क्योंकि ऊपर जाने के बाद कैसी हो जाएगी प्लस की, तो 8 7 15, ठीक है। और हमने क्या करा, ये जो 15 था 10⁻15, इसका 1 0 हमने इधर ले लिया, तो कितना बच जाएगा 10⁻14 और ये कितना हो जाएगा 30। हमने इसे 6 से डिवाइड कर दिया, 6 5 30, यानी कितनी बार कटेगा ये 5 बार। तो यानी आवर्ती आपकी आ जाएगी परावर्तित प्रकाश के लिए 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज। अब यदि आपको प्रकाश की चाल देखनी है तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, क्योंकि प्रकाश किरण इस तरीके से कांच के गुटके से आके टकरा कर वापस चली गई थी, तो जितनी प्रकाश की चाल इस वाली किरण की होगी उतनी इस वाली किरण की भी होगी। तो परावर्तित किरण ये वाली होती है परावर्तित किरण, ये वाली होती है आपतित किरण, ठीक है। तो हमें परावर्तित किरण के लिए बताना था, तो परावर्तित किरण की प्रकाश की चाल कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल के ही बराबर होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम देखते हैं अपवर्तित प्रकाश के लिए। तो देखिए अपवर्तित प्रकाश के लिए क्या होता है, अपवर्तन की घटना में आवर्ती नहीं बदलती, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अपवर्तन की घटना में आवर्ती नहीं बदलती है, चाल बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है, ठीक है, तीव्रता भी बदल जाती है, परंतु आवर्ती नहीं बदलती। अतः प्रकाश की आवर्ती क्या होगी, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये नहीं बदलने की। अब यदि आपको चाल देखना है, प्रकाश की चाल क्या होती है, वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कांच के गुटके में यदि प्रकाश किरण प्रवेश करेगी इस तरीके से आई और इस तरीके से प्रवेश करती है, ठीक है। प्रकाश किरण इस तरीके से आती है और आने के बाद इस तरीके से प्रवेश करती है, ठीक है, ये होता है अभिलंब, ठीक है भाई। तो प्रकाश किरण की अब चाल इस वाले गुटके में हमें देखनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रकाश की वायु में चाल बटा ये जो माध्यम है, यानी जो कांच है इसका अपवर्तनांक कितना है बटा ये, ठीक है। प्रकाश की वायु में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ और माध्यम यानी कांच का अपवर्तनांक हमें दिया गया था 1.5, ठीक है। यानी यदि आप पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 30 और 15 दूनी 30, तो कितना होगा चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आपको निकालना है तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तरंग दैर्ध्य निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे माध्यम का अपवर्तनांक। निर्वात में कितना दिया था 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और आपका अपवर्तनांक कितना था 1.5, ठीक है। पॉइंट हटाया, 1 0 और बढ़ा दिया, 15 × 60, ठीक है, तो कितनी बार कट जाएगा 4000 बार। तो आपका जो अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बाद देखते इसी का अगला क्वेश्चन, अगला है 8वें का अथवा। इसमें लिखा है प्रकाश के विवर्तन को स्पष्ट कीजिए, यानी प्रकाश का विवर्तन क्या होता है इसके बारे में बताना है। एकल झिर्री के विवर्तन पैटर्न का आरेख बनाकर उच्चिष्टों तथा निम्निष्टों को दर्शाइए, यानी इसमें क्या करना है आपको, एकल झिर्री के विवर्तन पैटर्न का आरेख बनाना है और उसमें उच्चिष्टों और निम्निष्टों को दिखाना है हमें। फिर इसमें लिखा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 6 × 10⁻4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत पड़ता है, तृतीय निम्निष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का विवर्तन होता क्या है। प्रकाश का विवर्तन, इसमें लिखा है प्रकाश तरंगों का अपनी तरंग दैर्ध्य की कोटि के अवरोध या छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से
तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो प्रकाश तरंगे हैं यदि वे अपनी तरंग दैर्ध्य की कोटि के अवरोध या फिर छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से टकराती है तो वे अपने मार्ग से आंशिक रूप से मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। अब इसमें पूछा था हमको एकल झर्री के विवर्तन पैटर्न का आरेख बना करके उच्चिष्ट और निम्निष्ट को उसमें हमें दिखाना था। तो देखिए होता है आपका एकल झर्री द्वारा विवर्तन पैटर्न का आरेख। ये होता है आपका मुख्य उच्चिष्ट, ये क्या होता है, मुख्य उच्चिष्ट। ये होता है आपका निम्निष्ट, ये होता है प्रथम गौण उच्चिष्ट। ठीक है, ये होता है द्वितीय निम्निष्ट, ये होता है आपका प्रथम निम्निष्ट। ठीक है, ये था आपका द्वितीय निम्निष्ट, ये है आपका द्वितीय गौण उच्चिष्ट। यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट को हमें इसमें दिखाना था, ये आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये होती है आपकी कोणीय चौड़ाई। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, कोणीय चौड़ाई। ठीक है, यदि आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये क्या होगी आपकी एक निम्निष्ट। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी एक निम्निष्ट, यानी दो निम्निष्टों के बीच की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, आपकी मुख्य उच्चिष्ट या गौण उच्चिष्ट की चौड़ाई होती है। ठीक है, ये आपका विवर्तन कोण होता है थीटा। और इसमें क्या होता है, इधर आपका माइनस एक्स अक्ष और इधर प्लस एक्स अक्ष होता है। ये था आपका डायग्राम, इसे अच्छे से देख लीजिए, ये है भाई। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन में हमें तरंग दैर्ध्य दिया था 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में बदल दिया, 10 की घात -10 से गुणा कर दिया और प्लस की 3 पावर घटा दिया, तो कितना बच जाएगा, 10 की घात -7 मीटर। ठीक है, इसके बाद हमें झर्री की चौड़ाई दिया था 6 × 10 की घात -4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, यानी माइनस का 6 हो जाएगा पावर। ठीक है, और इसमें हमें जो उच्चिष्ट है उसकी जो स्थिति दी थी वो कौन सी थी, तीसरी। ठीक है, तो इसके लिए कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस m लैम्बडा अपॉन ई, प्लस माइनस m लैम्बडा अपॉन ई। प्लस माइनस m का वैल्यू कितना है 3, लैम्बडा कितना था आपका 6 × 10 की घात -7। ठीक है, और जो ई है, ई का वैल्यू कितना होता है वो दिया है आपको, ये है आपका 6 × 10 की घात -6 मीटर में। ठीक है भाई, तो अब आपने क्या करना है, 6 से 6 डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसे आप ऊपर ले जाइए, पावर कैसे हो जाएगी ऊपर जा करके, प्लस की 6। यदि प्लस की 6 पावर ऊपर हो जाएगी तो यहाँ पर कितनी बचेगी, माइनस की 1। ठीक है, माइनस की 1 बच जाएगी, लिख दिया -1। ठीक है, यानी इसे आप लिख सकते हैं 3/10, नीचे ले जा करके पावर कैसे हो जाएगी, 3/10। 10 से आप इसे यदि डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.3। यानी आपकी जो कोणीय चौड़ाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.3, और मात्रा क्या होता है इसका, रेडियन। ठीक है, 0.3 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है जेनर डायोड की कार्यविधि चित्र सहित समझाइए तथा इसके उपयोग लिखिए। फिर लिखा है पीएन संधि के सिरों के मध्य विभव प्राचीर यानी पोटेंशियल बैरियर 0.40 वोल्ट है। यदि अवक्षय परत यानी डिप्लीशन रीजन 0.3 माइक्रोमीटर चौड़ी हो तो इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं जेनर डायोड होता क्या है। इसमें देखिए क्या लिखा है, जेनर डायोड विशेष रूप से निर्मित अधिक अपमिश्रित यानी हैवी ड्रॉप्ड पीएन संधि डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनत में भंजक वोल्टता यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज पर क्षतिग्रस्त हुए बिना निरंतर कार्य कर सकता है। तो ये जो लिखा ना उत्क्रम अभिनत, तो पीएन संधि डायोड कैसा रखा जाता है यहाँ पर, उत्क्रम अभिनत। यदि आपने पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनत रखा है तो आपका क्या बन जाता है, जेनर डायोड। हालांकि अगर अभिनत भी होता है, ठीक है, उत्क्रम अभिनत ज़्यादा इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिना क्षतिग्रस्त हुए ही निरंतर कार्य कर सकता है। फिर क्या लिखा है इसमें, फिर लिखा है जेनर डायोड में पीएन संधि डायोड के अधिक अपमिश्रित होने के कारण पी क्षेत्र में ग्राही तथा एन क्षेत्र में दाता अशुद्धियों के उच्च घनत्व के कारण अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत कम, लगभग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जेनर डायोड में जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बाह्य बैटरी द्वारा आरोपित सूक्ष्म उत्क्रम वोल्टता, ठीक है, जैसे कितना लगा सकते हैं वोल्टेज, 5 वोल्टेज के संगत संधि क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र बहुत अधिक, लगभग कितना हो जाता है भाई, बहुत अधिक, लगभग आपका वोल्टेज बैठता है 5 × 10⁶ वोल्ट। ये बस आंकड़े हैं, ठीक है, परफेक्ट नहीं है, बहुत अधिक हो जाता है। यह प्रबल वैद्युत क्षेत्र संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में जाने के लिए ऊर्जा, पर्याप्त ऊर्जा दे देता है।
यानी ये क्या करता है, आपने उत्क्रम अभिनत पीएन संदूर डायोड लिया, ठीक है, उसकी जो आपकी अवक्षय परत है उसकी मोटाई या चौड़ाई लगभग कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। यदि आप उसमें छोटी सी बैटरी लगा करके उत्क्रम अभिनत की कंडीशन में, साफ साफ लिखा उत्क्रम वोल्टता लगाना है, ठीक है, सूक्ष्म उत्क्रम वोल्टता लगभग 5 वोल्ट भी लगाते हैं तो बहुत अधिक प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इससे क्या होता है, बहुत अधिक प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से जो संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है चालन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए किस प्रकार से इसका प्रतीक होता है। इसमें क्या करते हैं, पी क्षेत्र को नेगेटिव से और एन क्षेत्र को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, उत्क्रम अभिनत। ये पी एन संधि डायोड है, इसमें ऊपर से इस तरीके का यदि चिन्ह लगा देते हैं हम तो ये क्या बन जाता है, जेनर डायोड, ठीक है भाई। इसमें देखिए फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है ये इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत से होकर एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं। जो आपको बताया था छोटा सा वोल्टेज लगाने से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है, अवक्षय परत से होकर के किसकी ओर, एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं तथा भंजन के समय उच्च धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं और भंजन के समय उच्च धारा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। फिर लिखा है उच्च वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना आंतरिक क्षेत्रीय उत्सर्जन या क्षेत्रीय आयनन कहलाता है। ये परिभाषा भी बहुत बार पूछी हुई है, ठीक है। तो आंतरिक क्षेत्रीय उत्सर्जन या क्षेत्रीय आयनन क्या है, ठीक है। आंतरिक क्षेत्रीय उत्सर्जन या क्षेत्रीय आयनन क्या होता है, जब आप जेनर डायोड को उत्क्रम अभिनत रख करके बहुत छोटी यानी सूक्ष्म उत्क्रम वोल्टता वाली बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में जाते हैं तो क्या करते हैं, अवक्षय परत को पार करके एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं, ठीक है, तथा भंजन के समय उच्च धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। लिखा उच्च क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना, उच्च क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना ही क्या कहलाता है, आंतरिक क्षेत्रीय उत्सर्जन या क्षेत्रीय आयनन कहलाता है। इसके बाद देखते हैं भाई इसका कहा था उपयोग, तो इसका उपयोग करा जाता है जेनर डायोड का वोल्टता नियंत्रक के रूप में। तो इसमें लिखा है जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में, यानी वो जेनर डायोड का वोल्टता नियंत्रक के रूप में किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ये भी बहुत बार अकेला भी पूछा गया है। तो इसमें लिखा है जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक यानी वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में प्रयुक्त करने के लिए निम्न चित्र जैसा परिपथ तैयार कर लेते हैं। इसमें जेनर डायोड को उत्क्रम अभिनत रखते हैं, ठीक है, जेनर डायोड को कैसे रखते हैं, उत्क्रम अभिनत रखते हैं। ये आपको चित्र दिया गया है। फिर लिखा है तथा इसके साथ एक प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यह निवेशी वोल्टेज के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध आर एल पर प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए चित्र दिया गया है। चित्र में क्या है आपका, एक ये है जेनर डायोड। जेनर डायोड में क्या करा, पी क्षेत्र को नेगेटिव सिरे से और एन क्षेत्र को पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया। उसके साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं जो क्या करता है, ज़्यादा यदि यहाँ से विद्युत धारा आती है तो उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो उपकरण आपका लगा है वो खराब नहीं होता, ठीक है। तो यानी वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है जेनर डायोड, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, ये बताया गया है इन्होंने। और जो हम निर्गत प्राप्त करते हैं, निर्गत कहाँ पर प्राप्त करते हैं, आर एल, जैसा बोलते हैं लोड प्रतिरोध, ठीक है। निवेशी हम कहाँ से लगाते हैं, निवेशी यहाँ से लगाते हैं। तो इसके बाद देखिए क्या लिखा है इसमें, इसके बाद लिखा है जब निवेशी वोल्टेज के मान में वृद्धि करते हैं तो जेनर डायोड तथा प्रतिरोध कैपिटल आर से प्रवाहित होने वाली धारा में वृद्धि होती जाती है। जब निवेशी वोल्टेज का मान जेनर वोल्टेज यानी वी जेड के बराबर या उससे अधिक हो जाता है तो जेनर डायोड भंजन स्थिति में पहुंच जाता है। अतः जेनर डायोड के सिरों के बीच निवेशी वोल्टेज बढ़ने पर प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता में वृद्धि होती जाती है और जेनर डायोड निर्गत वोल्टेज नियत रहती है। यानी जेनर डायोड से निकलने वाली निर्गत वोल्टेज है वो नहीं बढ़ती, केवल कहाँ पर वोल्टता बढ़ती रहती है, केवल जो जेनर डायोड है उसके सिरों के बीच में और जो उसका साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा था उसके सिरों के बीच में वोल्टता का वैल्यू बढ़ता है, परंतु जो निर्गत है, निर्गत हमें उतनी मिलती है जितनी चाहिए होती है, ठीक है। फिर लिखा है जब निवेशी वोल्टेज का मान घटता है तो जेनर डायोड तथा प्रतिरोध कैपिटल आर में प्रवाहित धारा में कमी होती है, जबकि
जेनर डायोड की वोल्टता नियत रहती है। यानी जो जेनर डायोड की वोल्टता है वो तो फिक्स रहती है। जैसे हम धारा का वैल्यू घटाते हैं तो जो पहले आर जुड़ा है श्रेणी क्रम में उसकी वोल्टता घटती है पहले, ठीक है, और फिर उसकी वोल्टता घटने के बाद फिर जेनर डायोड की वोल्टता घटनी शुरू होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो आर है, आर की वोल्टता घटती है विद्युत धारा के घटाने से, ठीक है, और जेनर डायोड की वोल्टता नियत रहती है। फिर लिखा और आर के सिरों के बीच वोल्टता कम हो जाती है। अतः इस प्रकार जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में कार्य करता है और सप्लाई हमें मेंटेन नियत रूप से मिलती रहती है। इस प्रकार से इसका हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं, स्टेबलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं किसका, जेनर डायोड का। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में आपको विभव प्राचीर दिया था, वो कितना दिया था, 0.40 वोल्ट, और अक्षय परत की चौड़ाई दिया था 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब हमने इसे माइक्रोमीटर को मीटर में बदल दिया तो 10⁻⁻⁶ से गुणा कर दिया, ठीक है भाई। हमसे पूछा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं ई से, इसका फॉर्मूला होता है विभव प्राचीर बटे अक्षय परत की चौड़ाई, ठीक है। विभव प्राचीर कितना आया था आपका 0.40, और जो अक्षय परत की चौड़ाई थी होती 0.3 गुणा 10⁻⁻⁶। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ठीक है। जब हम पॉइंट हटाएंगे ऊपर से 2 पॉइंट हटेगा, नीचे से 1 पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0, 1 0 से 1 0 भी कैंसिल, ठीक है भाई। 3 से यदि हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 1.33। ये पावर ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, प्लस की, ठीक है। तो आ गया 1.33 गुणा 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, इसका क्या होता है, मात्रक। तो ये आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है अथवा, 90 का ही अथवा। इसमें कहा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक NPN ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन क्रिया चित्र की सहायता से समझाइए। किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में संग्राहक के सिरों के बीच श्रव्य संकेत वोल्टता 3 वोल्ट है। संग्राहक का प्रतिरोध 3 किलो ओम है। यदि धारा लाभ 100 तथा आधार का प्रतिरोध 2 किलो ओम हो तो वोल्टता लाभ तथा शक्ति लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमसे कहा है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक NPN ट्रांजिस्टर की प्रवर्धक क्रिया परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, ये है आपका, ठीक है, ये क्या आपका कि ये है आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध होता है आपका, ये प्रतिरोध होता है R1, यहाँ से हम निवेशी सिग्नल अंदर डालते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका आधार, ठीक है, ये होता है उत्सर्जक, और ये होता है संग्राहक, ठीक है। यहाँ से हम निर्गत वोल्टेज प्राप्त करते हैं। अब जो आपका आधार है और जो उत्सर्जक है उस पर हमने बैटरी लगाई है VBE, और यहाँ पर आपकी बैटरी लगी है VCE। ये किस किस के बीच में, ये आधार के और इसके उत्सर्जक के बीच में बैटरी है VBE, और जो आपका संग्राहक है और जो उत्सर्जक है उसके बीच में बैटरी लगी है VCE, ठीक है। यहाँ पर उच्च वोल्टेज की बैटरी है, यहाँ पर लो वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है। और हमने क्या कर रखा है, जो आपका ई है वो आधार के साथ तो जुड़ा है और साथ में संग्राहक के साथ भी जुड़ा, और साथ में से पृथ्वी से भी कनेक्ट कर दिया गया है। ये होता है चित्र, ठीक है भाई। ये आपको पूरा चित्र दिखा दिया गया है। तो इसे यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे अच्छे से साफ करके हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये है डायग्राम, ये है इसका डायग्राम। ये बहुत बार पूछा गया है डायग्राम। तो देखिए अब इसके बाद ये किस तरीके से कार्य करता है, कार्यविधि देखते हैं इसकी। इसमें लिखा, इसमें आधार B उत्सर्जक E के सापेक्ष धन विभव। तो आधार को हम कैसे रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज पर। देखिए यहाँ पर चित्र में जो आधार है, आधार कैसे जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा है, ठीक है। और जो आपका उत्सर्जक है वो किससे जुड़ा है, नेगेटिव सिरे से। इसी प्रकार से जो आपका उत्सर्जक है, उत्सर्जक किससे जुड़ा है, नेगेटिव सिरे से। इस वाली बैटरी के भी नेगेटिव सिरे से जुड़ा है। और जो संग्राहक है, संग्राहक पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा है इसमें, तथा संग्राहक C उत्सर्जक E तथा आधार B दोनों के सापेक्ष धन विभव, ठीक है, दोनों के सापेक्ष धनात्मक होता है। यानी इसमें लिखा है जो आपका इसमें आधार जो है उत्सर्जक के सापेक्ष धनात्मक हुआ, आधार पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है, तथा संग्राहक C उत्सर्जक E तथा आधार B दोनों के सापेक्ष कैसा होता है, ये धनात्मक होता है। यानी ये E के सापेक्ष भी और B के सापेक्ष भी कैसा जुड़ा होता है, पॉजिटिव से जुड़ा होता है। फिर लिखा है उत्सर्जक
टर्मिनल उभयनिष्ठ होने के साथ साथ भू संपर्कित होता है। यानी उभयनिष्ठ यानी दोनों के साथ तो जुड़ा है आपका उत्सर्जक, सी के साथ भी और बी के साथ भी, और साथ में किससे कनेक्ट रखा है, पृथ्वी से भी जोड़ रखा है। लगा इसमें निवेशी सिग्नल को आधार कैपिटल बी पर लगाया जाता है। जो निवेशी सिग्नल है यानी जो अंदर एंटर करेंगे सिग्नल, वो कहाँ पर लगाया गया है, बी पर। यहाँ से देखिए ये लगाया ना बी पर, यानी इस तरीके से एंटर होगा सिग्नल अंदर, और जो हमें मिलता है आउटपुट यानी जो बाहर निर्गत सिग्नल मिलते हैं किससे मिलते हैं, सी से मिलते हैं। ठीक है, यही लिखा है आगे, फिर लिखा है इसमें तथा निर्गत सिग्नल को संग्राहक सी पर प्राप्त किया जाता है। फिर लिखा चूँकि ट्रांजिस्टर में क्षीण आधार धारा के संगत प्रबल संग्राहक धारा प्राप्त होती है, अतः निवेशी सिग्नल को आधार पर लगाने से आधार धारा में अल्प परिवर्तन संग्राहक में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार इस परिपथ में पर्याप्त धारा प्रवर्धन प्राप्त होता है। ठीक है, पर्याप्त धारा प्रवर्धन प्राप्त होता है, जबकि उभयनिष्ठ आधार परिपथ में धारा की हानि होती है। यदि आप उभयनिष्ठ आधार परिपथ लोगे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक की जगह, तो उसमें धारा की हानि होती है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने देखिए भाई लो वोल्टेज की बैटरी लगाई थी तो यहाँ से हमें लो धारा मिलती है। यहाँ पर हमने हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई थी तो यहाँ पर हमें हाई धारा मिलती है। ठीक है, यहाँ से जो हमारे सिग्नल जाएंगे वे भी लो सिग्नल हो गए, यहाँ पर जो हमें सिग्नल मिलेंगे वे भी हाई सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसका प्रवर्धन हो जाता है इस तरीके से। ये हमारे कम प्रवर्धित है, ये हमारे अधिक प्रवर्धित हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन देखते हैं। हमको वी नोट दिया था 3 वोल्टेज आर सी। ठीक है, ये किसका है, संग्राहक का प्रतिरोध ये दिया था 3 किलो ओम। ये आपका धारा लाभ ये कितना दिया था 100, और ये आपका आर बी यानी ये जो है आपका आधार का प्रतिरोध कितना था 2 किलो ओम। तो अब हमें निकालना था, इसमें क्या निकालना था, ये निकालना था वोल्टता लाभ। धारा लाभ हमें पता था, तो वोल्टता लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टता लाभ बराबर धारा लाभ इंटू आर सी अपॉन आर बी। तो हमें पता है आर बी कितना है, आर बी नहीं बीटा कितना है, बीटा है 100। ठीक है, आर सी कितना है 3 और आपका आर बी कितना है 2। ठीक है, ये दोनों किस में थे, किलो ओम, तो किलो से किलो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है भाई, तो ये आपका 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार। 50 की 3 में गुणा कर दिया कितना आ जाएगा 150। ठीक है, तो आपका वोल्टेज लाभ कितना आ गया 150। इसके बाद देखते हैं हम शक्ति लाभ पूछा था, तो शक्ति लाभ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए पी बराबर बीटा स्क्वायर इंटू आर सी अपॉन आर बी। ठीक है, बीटा आपके पास कितना था, धारा लाभ 100, इसका क्या कर देंगे वर्ग, वो 3/2। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे 100 गुणा 100/2। अभी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 50 बार। ठीक है, 50 गुणा 100 गुणा 3, ये लिख दिया 50 गुणा 100 गुणा 3। ठीक है, 3 की गुणा पहले इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 × 15 यानी 150। 150 गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, 15,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15,000 को हम लिख सकते हैं 1.5 × 10⁴ यह आ जाएगा आपका क्या, शक्ति लाभ। ठीक है, ये हमारा अनसोल्ड नंबर 4 2019 का 346 FG पूरा कंप्लीट हो गया है। यदि इसमें अब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो हमसे पूछना है। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।